अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान आपके साथ एक दफ़ा फिर आज हम डिस्कस करेंगे बच्चेदानी यानी यूट्राइन कैंसर। इसकी क्या वजूहात हैं और हम इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जो यूट्राइन कैंसर है यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, यूजुअली ये ओल्ड एज डिज़ीज़ है। मतलब कि मोस्ट कॉमन उन लोगों में होता है जिनकी माहवारी बंद हो जाए या उसके बाद, मगर ये यंग एज में यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में भी हो सकता है। कुछ इस तरह के भी जो ट्यूमर हैं जो ज़रूरी नहीं होता कि जी पोस्ट मेनोपॉजल औरतों या ओल्ड एज की ख़वातीन में ज़्यादा हों। यूट्राइन ट्यूमर किस में कॉमन होता है? बेसिकली जिनको माहवारी का बहुत यंग एज में आए और उसका ड्यूरेशन बड़ा लंबा हो, मतलब कि लेट मेनोपॉजल औरतें होती हैं। बिकॉज इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि उनका एक्सपोजर यानी कि उनके बच्चेदानी का एक्सपोजर डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट हार्मोन से। देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स निकालते हैं और एक्चुअली हमारी बॉडी पूरी रेगुलेट कर रहे होते हैं हार्मोन। कुछ ब्रेन से निकलते हैं, कुछ हमारे गुर्दे के ऊपर एक जगह होती है वहाँ से निकलते हैं, कुछ हमारी अंडेदानी निकाल रही होती है, मर्दों में कुछ में टेस्टिस से हार्मोन निकल रहे होते हैं। और एक्चुअली ना सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव इशू यानी कि औरत का एक नॉर्मल साइकिल का आना, बच्चे पैदा करना और ये सब चीज़ें, और मेल का इसी तरह चीज़ों के अलावा भी हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट ये हार्मोन करते हैं, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हो या ईस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरोन हो। सो इन्हीं हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से ही डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो या बहुत सारे ऐसे कैंसर भी जो हैं जो ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स के अल्लाह पाक ने एक बैलेंस किया हुआ है। कुछ हार्मोन्स के ज़्यादा होने से भी हमारे जिस्म पे नुकसानात होते हैं, कुछ हार्मोन्स के कम होने से भी नुकसानात होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हार्मोन बड़े ही हों। जो ईस्ट्रोजन है, जो औरतों के अंदर जो हार्मोन होता है, उसकी ज़्यादती की वजह से भी बच्चेदानी पे और छाती पे नेगेटिव इम्फेक्ट आते हैं। यानी कि इसके जो असरात हैं वो ऐसे होते हैं कि अल्लाह ना करे आगे जाके चांसेस ऑफ कैंसर बढ़े। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ख़वातीन जिनकी अर्ली मेनार्की हो, लेट मेनोपॉज, इसका मतलब हर वो औरत जिसकी बहुत जल्दी माहवारी और लेट मेनोपॉज हो, वो ज़रूरी नहीं होता कि उसके बच्चेदानी का कैंसर हो जाए। बट येस, अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। फिर वो ख़वातीन जो उनके साथ कोई जैसे स्मोकर्स हैं या एडिक्शन वाले लोग हैं, उनमें रिस्क कॉमन होता है हर तरह के कैंसर का, चाहे वो बच्चेदानी का कैंसर हो, चाहे वो फेफड़ों का कैंसर हो। फिर वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि ख़ानदान में ज़रूरी नहीं है कि फीमेल कैंसर है। देखिए फैमिली हिस्ट्री में मेल कैंसर भी हो सकता है। आदमी को, आपके फर्स्ट भाई को, खुदा न खास्ता वाली साहब को, चचा को, किसी को करीबी रिश्तेदार को आंतों का कैंसर हो, या फुप्पी को, खाला को छाती का कैंसर हो, अंडेदानी का कैंसर हो, बच्चेदानी का कैंसर हो, इन लोगों के अंदर चांसेस ऑफ कैंसर ज़्यादा होते हैं। तो ये हाई रिस्क कम्युनिटी हो जाती है और इनको चाहिए कि वो अपना क्लोज़ फॉलोअप करवाएं, अपनी एक मखसूस एज पे आके स्क्रीनिंग करवाएं। और अल्लाह ना करे कि उनको लगता है कि कोई ऐसे उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं जो उनको कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएं, तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करें। फिर वो ख़वातीन जो, जैसे मैंने कहा, स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर की पेशेंट होती हैं और डायबिटिक पेशेंट, ये हाई रिस्क पे हैं, स्पेशली कि उनके अंदर चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी ज़्यादा होती है उन लोगों के मुकाबले में जो डायबिटिक नहीं होते या हाइपरटेंसिव नहीं होते। फिर वो वाले ख़वातीन जो कि एनोवलेटरी साइकिल, फ़र्ज़ करें कि कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी की बहुत प्रोलॉन्ग पेशेंट है, या एनोवलेटरी साइकिल का मतलब है कि नॉर्मल साइकिल नहीं होती, उसमें ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट साइकिल ज़्यादा होती है, उस पे बच्चेदानी पे नेगेटिव असरात का होना हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जी उनको कैंसर हो जाए। या फिर वो ख़वातीन जो हार्मोन्स लेती हों जिसमें ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट हार्मोन ज़्यादा हों, वो वाली ख़वातीन के अंदर हो सकता है कि चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी बढ़ी। सो डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी, बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है, पर मोस्टली ये ओल्ड एज में होता है। और यूजुअली जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है, मगर मैंने आपसे डिस्कस किया कि कुछ इसमें ऐसे भी कैंसर हैं जो कि यंग एज में भी, मींस रिप्रोडक्टिव एज में, जब इनकी माहवारी नहीं बंद हुई है, जब भी हो सकते हैं। कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है? यूजुअली जो पेशेंट हमारे पास आता है, ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यानी कि माहवारी बंद होने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर कभी भी आपको स्पॉटिंग हो या फिर माहवारी हो जाए, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। माहवारी बंद होने के बाद अगर आपको फिर माहवारी शुरू हो, स्पेशली कुछ अरसे बंद रही, साल बंद रही, मेनोपॉजल स्टेट में आ गए, 2 साल, 3 साल, 10 साल बाद कभी भी आपको लगता है कि जी फिर से स्पॉटिंग होना शुरू हो गई या मेंसेस होना शुरू हो गया, तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करना है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको 100% कैंसर ही है और इस कैंसर के अलावा आपको कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बट वेल यस, इसके चांसेस हैं कि ये हो सकता है, तो हमने एक्सक्लूड ज़रूर करना है। जो लिस्ट ऑफ कॉजेज़ हैं, वजह हैं कि जी पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग की, उसमें ये लीड तो नहीं करता, मगर दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जिसमें ये हो सकता है। यंग एज में यस, कुछ हमारे ट्यूमर्स हैं जो हमें रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, जैसे मैंने जब हमसे फाइब्रॉइड डिस्कस किया था या बच्चेदानी के बिनाइन कैंसर, मैंने आपको कहा था कि ये है बिनाइन, मगर इसमें चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये मेलिग्नेंट चेंजेस आ जाए, जिसे हम लियोमायोसार्कोमा कहते हैं। ये यूजुअली जो होता है ये वो यंग एज या रिप्रोडक्टिव एज का कैंसर होता है, और उसकी डिस्कशन हमारी डिटेल में थी। यूजुअली ये प्रेजेंट करता है कि पेशेंट को या पेरीमेनोपॉजल या मेंसेस के बंद होने से पहले वाली जो एज होती है कैंसर यूट्राइन का, इसमें भी प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा माहवारी आए, दिन ऊपर से चढ़ जाएं, उसके बाद हैवी आ रहा हो या इरेगुलर साइकिल हो, किसी भी तौर पे ये पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, बट मोस्टली ये पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ आता है हमारे पास। फिर आपको लगे कि जी आपका वज़न गिर रहा है, आपकी भूख कम हो रही है और ओवर द टाइम आप अपनी बॉडी में चेंज महसूस करें, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। स्पेशली मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो लिस्ट पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री थी, डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, कोई हार्मोन्स ले रहे थे आउटसाइड, या खुद उनको हार्मोनल इम्बैलेंस था, पॉलीसिस्टिक ओवरी प्रोलॉन्ग पेशेंट, किसी भी तरह के जो पेशेंट इसमें इस कैटेगरी में हों, प्लीज़ उनके लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर से इमीडिएटली कंसर्न करें अगर उनको कोई कॉज नज़र आए। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ है। बहुत दफ़ा ख़वातीन जो उनकी माहवारी बंद हो गई है, उनको लगता है कि जी साल 2 साल 3 साल 4 साल दे आर वेरी ओके, फिर उनको लगता है कि उनके बहुत बदबू वाला पानी आना शुरू हो गया है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, उसके साथ हो सकता है ब्लड स्टेन भी हो, खून के ख़तरे भी हों। उनको भी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिंपल इन्फेक्शन हो, प्लीज़ वो इमीडिएटली कंसर्न करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर को एक्सक्लूड करें। वेल, अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे? अगर ये वजूहत हैं, आप डॉक्टर के पास जाएं। यूजुअली आपकी डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेगी और हमें अल्ट्रासाउंड में काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि जी खुदा ना खास्ता इसमें कोई कैंसरस चेंजेस तो नहीं है, और अगर उसमें लगे तो हो सकता है कि आपकी बायोप्सी करें। देखें, पहले ज़माने में सिर्फ हमारे पास डीएनसी होती थी, मगर अब माशाल्लाह स्टेरोस्कोपिक मशीन्स हैं, आउट पेशेंट बायोप्सी होती है, और उससे आपको पता भी नहीं चलता, पूरा हम कैमरे से अंदर देखते हैं, और जो जगह हमें लगती है कि अच्छी नहीं है, वहाँ से प्रॉपरली वी कैन टेक अ बायोप्सी ऑफ इट। ये बायोप्सी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए दाखिले की कोई ज़रूरी नहीं है। ये आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है। आपका एक थोड़ा सा बच्चेदानी का टुकड़ा लेंगे, उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये अल्लाह ना करे कैंसर है, कैंसर से पहले की स्टेज है, या और कोई इशू है। जो पेशेंट मैंने आपसे डिस्कस किया, स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवरी को अल्लाह न करे कैंसर नहीं होता, बट यस, क्योंकि उसमें एनोवलेटरी साइकिल होती हैं। किसी भी चीज़ में जिसमें एनोवलेटरी साइकिल होगी, नॉर्मल आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, इरेगुलर हो रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस उसमें होते हैं कि वो नॉर्मल हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं और वो बहुत प्रोलॉन्ग होंगे, तो आगे जाके उनमें चांसेस ऑफ कैंसर होने के बहुत ज़्यादा हैं। सो वेल, उसके बाद ज़रूरी होता है कि हम आपका एक एमआरआई करवाएं। एमआरआई क्यों ज़रूरी है? उससे हमें पता चलता है आपकी स्टेजिंग का थोड़ा आइडिया होता है, क्योंकि बायोप्सी हमें बताएगी कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है, और अगर खुदा ना खास्ता है तो ये कितना फैला हुआ है। देखें, हमारे पास ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है कि जी कैंसर हो गया तो उसको हाथ नहीं लगाओ, जिसका वो ऑपरेट करेंगे तो वो फैल जाएगा, और देयर सो मैनी इश्यूज़। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है कि इवन स्टेज 4 में कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनमें हमें सर्जरी ही करनी होती है, और अगर हमने ऑपरेट नहीं किया तो पेशेंट का ना कीमो इफेक्ट करेगा, ना शुआएं इफेक्ट करेंगी, उसके सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। पहली बात तो ये कि हम टाइमली डायग्नोज करें। अगर आपकी हाई रिस्क फैमिली है तो आप डॉक्टर के पास टाइमली जाएँ, अपना प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं, और अगर रिस्क फैक्टर नहीं भी है और आपको लगता है कि आपको ये सारे इश्यूज़ हैं और आप में माहवारी बंद हो गई, उसके बाद ये इरेगुलर साइकिल, ये बहुत बदबूदार पानी आ रहा है, व्हाटएवर कोई कंप्लेन ऐसी है, वज़न कम हो रहा है, उसके साथ आपको भूख नहीं लग रही है, आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। और इम्पॉर्टेंटली बात ये है कि जी टाइमली कंसर्न करें, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे और ये चीज़ डिले हो जाएगी तो आपकी स्टेजिंग फास्टली बढ़ेगी। जो चीज़ सिर्फ ऑपरेशन से सही हो सकती है, ना हमें शुआएं लगनी है ना कीमो लगनी है, उस पर फिर ऑपरेट भी हो, पेशेंट को शुआएं भी लगें, पेशेंट को कीमो भी लगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप टाइमली डायग्नोज होते हैं तो आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, 5 ईयर सर्वाइवल बहुत अच्छा है, पेशेंट की लॉन्ग टर्म सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरी बात आई कि जी इसकी स्टेजिंग होती है। कुछ स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज ऐसी है कि हमें ऑपरेशन के बाद कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इसके साथ ही कुछ स्टेजेस उसके बाद की जो बड़ी स्टेज होगी उसमें आप कीमो लगाएं। देखें, अगर हम सिर्फ ये सोचें कि जी हमने कीमो लगनी है, इतनी सारी लगेंगी, हमारे बाल उतर जाएंगे और हमारी बॉडी चेंजेस हो जाएंगी,
अगर हम ज़िंदा हैं तो सब कुछ है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात ओवर द एक्सपीरियंस बताती हूँ कि यस, मेरी बहुत सारी पेशेंट हैं जिन्होंने कीमो ली और वो उस वक्त बड़ी डिस्टर्ब होती हैं कि डॉक्टर साहब हमारे सर के बाल उतर रहे हैं, हमारे भौं के बाल उतर रहे हैं और हम बड़े अपसेट हो रहे हैं। मगर टेक माई वर्ड्स कि जब आपकी कीमो ख़त्म हो जाएगी तो जो आपकी न्यू ग्रोथ होगी वो बड़ी फास्टली होगी और वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। ये ओवर द एक्सपीरियंस, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते पेशेंट का, उतने अच्छा रिस्पॉन्ड होता है। ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, कुछ तरह की ज़्यादातर जो ट्यूमर है कैंसर जो बच्चेदानी के, उसमें शुआओं की ज़रूरत पड़ती है। मगर कुछ स्टेजेस ऐसे हैं और कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे क्लियर सेल कार्सिनोमा है, वो उसकी टाइप्स हैं कि हमें उसमें कीमो भी लगानी पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखें, ट्यूमर रिमूव हो गया, कंप्लीट अच्छी सर्जरी होगी, जल्दी आएंगे। इवन अर्ली स्टेज में हम बगैर चीरे के ऑपरेशन करते हैं, यानी कि लेप्रोस्कोपी से भी सर्जरी मुमकिन होती है। तो अगर आप बहुत जल्दी डायग्नोज जाएंगे, अपना ख्याल करेंगे, जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी चीरे से भी बच जाएंगे, बड़े इंसीजन से बच जाएंगे और आपके लेप्रोस्कोपी ऑपरेट होकर आप अगले दिन घर जा सकते हैं। और इवन तो अगर ये फैल भी गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी करवाने से आपकी ज़िंदगी को खतरा है, बल्कि ये आपकी लाइफ सेविंग होगी। शुआएँ जो हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कीमो के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। आपकी नंबर 1 विल पावर, नंबर 2 आपकी इम्यूनिटी, ये 2 चीज़ बहुत काउंट करती है। प्लीज़ हमने देखें इससे लड़ना है। अल्लाह पाक की तरफ से एक चीज़ आई है, वही इस चीज़ को ख़त्म करेगा, मगर आपने अपनी विल पावर को ख़त्म नहीं करना। वी हैव टू फाइट फॉर इट। डेफिनेटली एक बड़ा मुश्किल मरहला है। ख़ानदान में पता चले कैंसर है, पूरा ख़ानदान उसी वक्त डीमोरलाइज होकर 70% तो उसी वक्त डाउन हो जाता है। पर बहुत सारे पेशेंट का बहुत अच्छा सर्वाइवल है। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास एक पेशेंट आई थी बहुत दूर से, मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान से, और उसकी बेटी उसको स्ट्रेचर पे लाई थी। उसका स्टेज वॉज वेरी एडवांस और मैंने उसको कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको डेथ कंसेंट पे भी साइन लिख दूंगी, मैं आई हूँ आपके पास, आप कोशिश करें। और जज़ाकल्लाह, अभी उसका लॉन्ग टाइम हो गया, वो हर 6 महीने में मेरे पास आती है और वो फॉलोअप के लिए आती है, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। सो जहाँ इंसान ख़त्म होता है, अल्लाह पाक वहाँ पे शुरू होता है, उससे बहुत मालिक है वो। हमारी साइंस कुछ भी नहीं है उसके आगे, शफा देना उसके काम में। मगर आपका काम ये है कि अगर आपको कोई सिम्टम हो, आपको कोई रिस्क फैक्टर हो, तो आप डॉक्टर से प्लीज़ टाइम पे मिलें। इस मिसकंसेप्ट को निकालें कि ऑपरेशन करने से, टुकड़ा निकालने से कैंसर फैल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइमली डायग्नोज हो, टाइमली ऑपरेट हो, उसके बाद टाइम पे कीमो पूरी लगाएं। परेशान नहीं हो जाएं कि जी कीमो की अपनी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मरीज़ को मैदे में तकलीफ़ होती है फुल, मगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी डाइट अच्छी होगी, तो आप इन चीज़ों से बड़ी अच्छी तरह लड़ सकेंगे। शुआओं की अपनी अदर कॉम्प्लिकेशन है, पेनिडोल की गोली की भी कॉम्प्लिकेशन होती है। हमें सर में दर्द होता है, हम गोली खा लेते हैं, पर उसकी भी कॉम्प्लिकेशन है। तो ये तो हमने इससे लड़ना है। आई होप आपको इन चीज़ों की थोड़ा बहुत मालूमात मिली होंगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ कांटेक्ट करना चाहें, यू कैन कम टू माय क्लिनिक, और मेरा नंबर यहाँ पे चल रहा है आपके पास, आप उसमें कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।